So what are we going to talk about today, man? हम आज डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं यूजुअली. Okay. So let's start with the very basic, and then I think over a course of this podcast or a couple of more podcasts, we can just go through some of the main terms and explain what do each of these mean in the simplest possible manner. Right. Okay. So let's start with the basics, right? So the first term that comes to mind is mutual fund. Okay, let's define a mutual fund to start with. म्यूचुअल फंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है म्यूचुअल. और म्यूचुअल का मतलब ये होता है कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए म्यूचुअली डिसाइड करके एक साथ इन्वेस्ट करते हैं. Okay. तो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसको फंड इसलिए कहते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड टर्म इसलिए क्योंकि एक फंड है, एक तरह का कलेक्शन ऑफ मनी है. नॉर्मली अगर तुम बुक वाइज डेफिनेशन देखोगे तो इट इज कॉल्ड अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो एक कॉमन गोल है लोगों का. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर किसी का ये इंटरेस्ट है कि मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और जो मेरा रिटर्न आएगा वो इंटरेस्ट के फॉर्म में आना चाहिए, मुझे रिस्क नहीं लेना. Okay. जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया फॉर एग्जांपल. तो जो भी लोग फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के साथ, उनका एक कॉमन गोल है. Right. और वो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के पास जा करके. उसी तरह किसी ने अगर ये डिसाइड किया कि मुझे ना जो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना है. Right. और ऐसे लाखों लोगों ने डिसाइड किया या सोचा, तो वो जा करके कोई इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं. लेट्स से निफ्टी इंडेक्स खरीद लिए. हाँ, तो जैसे एफडी में सिमिलर ऑब्जेक्टिव के साथ इन्वेस्ट करता हूँ, उसी तरह अगर किसी ने सोचा कि मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना है और मेरे पास इतनी समझ नहीं है शेयर खरीदने की, या टाइम नहीं है, या मैं फंड नहीं डाल पाता हूँ, तो ऐसे लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं और एक तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं. तो इसको कॉन्सेप्चुअली म्यूचुअल फंड समझते हैं. अब क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन मैनेज करता है, कैसे करता है, वो अलग डिस्कशन है. बट बेसिक यही है. एक फंड मैनेजर होता है, जो प्रोफेशनल होता है जो फंड को मैनेज करता है. फॉर एग्जांपल अगर तुमने एक एग्जांपल लिया फॉर जैसे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड. तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में एक्सिस इज अ फंड हाउस, जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं. Okay. और इन्होंने एक फंड लॉन्च किया जिसका उन्होंने नाम रखा लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड. इस फंड का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना. और एक जो इस फंड की क्वालिटी है वो है कि ये फंड 3 साल के लिए लॉक रखता है पैसा. तो अगर तुमने आज इन्वेस्ट किया तो तुम इस पैसे को 3 साल बाद ही निकाल सकते. और इस वजह से इस क्लासिफाई करते हैं टैक्स सेविंग फंड के ऑप्शन. तो मैक्सिमम जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो टैक्स सेविंग पर्पस के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं. या एक और एग्जांपल हो सकता है इसका, लेट्स से कोटक मल्टी कैप फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड. तो इसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको एक ही तरह के स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना, मतलब उनको थोड़ा लार्ज कैप भी लेना है, थोड़ा मिड कैप भी लेना है, थोड़ा स्मॉल कैप भी मिल जाए, मिक्स टाइप का लेना है. तो एक मल्टी कैप अप्रोच को अपनाना है तो वो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में इन्वेस्ट करेंगे. और सारे लोग अपना छोटा थोड़ा बहुत पैसा, किसी ने 1 लाख रुपए, किसी ने 50,000 रुपए, कोई मंथली एसआईपी फॉर्म में 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करेगा. ऐसे कर करके एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाएगा जो इन्वेस्ट करते हैं. बेसिकली कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड काफी लोगों से इकट्ठा करा हुआ एक जगह एक्यूमुलेट हुआ हुआ पैसा है जो कि तुम उठा, जो कि हजारों करोड़ों लोग मिलके एक कंपनी को या एक इंसान को या किसी बैंक को या एक इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं. और फिर वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो इक्विटी है या डेट है, उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है. फिर उससे जो रिटर्न आते हैं, जिन लोगों ने पैसे दिया होता है, अपनी फीस काट के वो इन सब लोगों में पैसे बांट देता है. राइट. जैसे यहाँ पे एक टर्म आया जो मैंने अभी यूज किया, जिसको कहते हैं AUM. राइट. फुल फॉर्म इसका है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो कि बड़ा ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. मतलब जो भी म्यूचुअल फंड मैंने सोचा, जो भी म्यूचुअली हम लोगों ने डिसाइड किया काफी लोगों ने मिल करके, और सबने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, तो एक एसेट बन गया. लेट्स से 1,000 करोड़ रुपए का एसेट बन गया. तो ये जो एसेट है जिसको फंड कंपनी, जो उसको कंपनी मैनेज करे, इस एसेट को कहते हैं एसेट अंडर मैनेज. मतलब जो हमने पहले एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का हमने एग्जांपल लिया था. तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में अब तक लोगों ने जितना इन्वेस्ट किया हुआ है आज की डेट, वो टोटल पैसा अगर मिला दो तो वो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कहलाता है. शॉर्ट फॉर्म में AUM भी कहते हैं. ठीक है. तो अगर अभी तुम देखोगे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का, तो AUM जो है वो है 17,500 करोड़ के आसपास. ओके. बेसिकली उन्होंने काफी सारे लाखों लोगों से इतने पैसे अब तक इकट्ठा कर लिए. ओके. तो जो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी, उस पूल में 17,500 करोड़ रुपए आज के डेट में है. राइट. जो कि अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट हुए होंगे. राइट. ओके. तो फिर लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है.
हाँ, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, जो ये डिसाइड करती है कि जो भी फंड है, जो भी म्यूचुअल फंड है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा और जो पैसा मेरे पास आया है, जो एयूएम मेरे पास आया हुआ है, जो 17,500 करोड़ रुपए का भी हमने एग्जांपल लिया, वो कैसे इन्वेस्ट होगा, कहाँ इन्वेस्ट होगा, कब इन्वेस्ट होगा, किस स्टॉक में इन्वेस्ट होगा। ये भी जो डिसीजंस होते हैं, जो मैंने पहले बोला था, जो प्रोफेशनल पर्सन मैनेज करता है, जिसको हम टेक्निकली फंड मैनेजर कहते हैं, जो तुम्हारा फंड मैनेज कर रहा है। तो ये एक ही इंसान होता है या मतलब काफी सारे लोग मिलके इसको मैनेज करते हैं? हाँ, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसा नाम है, वो एक कंपनी है। तो लेट्स से एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में एक्सिस म्यूचुअल फंड इज एसेट मैनेजमेंट। ओके। लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को जो मैनेज कर रहा है, जो फंड मैनेजर है, जो ये कॉल लेता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें से पैसा निकाल लेना चाहिए, वो फंड मैनेजर हो। तो फॉर एग्जांपल जिनेश गोपानी फंड मैनेजर है इस फंड का। तो अगर मान लो तुम एक्सिस फंड की बात करो, एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करो, तो इसके पास बहुत सारे फंड होंगे, शायद 30-40 तरह के फंड होंगे इनके पास। और ये अलग अलग तरह के फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी का कोई और फंड मैनेजर है, डेट का कोई और फंड मैनेजर है, हाइब्रिड फंड का 2-3 फंड मैनेजर कंबाइन करते हैं, डिपेंड करता है। तो ये हो गया तुम्हारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो बेसिकली एसेट मैनेज कर तुम्हारा, मतलब ये बहुत हम बेसिक टर्म्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। और हम हमेशा बात करते रहते हैं एनएवी की एक फंड को लेके और एक्सपेंस रेशियो की। आई थिंक दोनों चीजें काफी क्लोजली रिलेटेड हैं एक फंड से। सो व्हाट इज एनएवी एंड हाउ इज एक्सपेंस रेशियो इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सपेंस रेशियो? तो पहले हम एनएवी समझ लेते हैं एक बार। एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, अभी हमने समझा था कि एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे हमने एक्सिस फंड का एग्जांपल दिया, 17,000 करोड़ के आसपास वो एसेट मैनेज करते। तो सिमिलरली अगर हम नेट एसेट वैल्यू जो एनएवी है, अगर उसको डिफाइन करें, एनएवी कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो होता है, एनएवी का बेसिकली ये फंडा होता है, जैसे मान लो तुम्हें कोई शेयर खरीदना है और उस शेयर का प्राइस 100 रुपए है। तो तुम क्या बोलोगे कि इस शेयर का, एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है। अगर तुम्हें 10 शेयर खरीदना है तो तुम्हें 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे इंडिविजुअल शेयर के केस में। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक पर्टिकुलर शेयर तो या एक होता नहीं, कई सारे स्टॉक्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड। तो मान लो अगर उस फंड में 50 स्टॉक है तो 50 स्टॉक का प्राइस अलग अलग होगा। तो तुम इंडिविजुअली कैसे डिसाइड करा, जो तुमने अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट करने का सोचा है तो किसमें इन्वेस्ट, तो उसको हम डिनोट करते हैं एक सिंगल यूनिट को हम कहते हैं एनएवी, जिसको तुम इस तरह से समझ सकते हो, जैसे स्टॉक का प्राइस 100 रुपए था, उसी तरह उस पूरे फंड का, जो एक पर्टिकुलर फंड है, उसका वो प्राइस है। राइट। अगर तुम्हें 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और किसी फंड का, किसी म्यूचुअल फंड का प्राइस मतलब एनएवी 100 रुपए है, तो तुम्हें उसके 10 यूनिट मिलेंगे। ओके। तो ये बेसिक है, मतलब एनएवी इज द प्राइस दैट एन इन्वेस्टर हैज टू पे टू बाय per unit of the fund. Okay. Expense ratio. And I know this is probably the most important term today in the context of what's happening in the world with direct funds. So I think some level of investment and time in explaining this would be nice. Right. So expense ratio, as the name suggests, is the expense that the investor has to incur to invest in a particular fund. Okay. जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का, फॉर एग्जांपल, या कोई भी और फंड ले लो, बहुत सारे फंड्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक एक्सपेंस रेशियो होता है। नॉर्मली जितना हेवीली मैनेज्ड फंड होगा उसका एक्सपेंस, मतलब उसको मैनेज करने का खर्च उतना ज्यादा होगा। और एक्सपेंस रेशियो में होता क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्यों, तुम्हें खर्च क्यों करना है पैसा, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, म्यूचुअल फंड को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि कॉर्पोरेट हाउस है, जो एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैनेज करता है। तो उस फंड को मैनेज करने का, उस फंड के ऊपर रिसर्च करने का कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कब सेल करना है, किस मार्केट में बाई करना है, किस मार्केट में सेल करना है, वो सारा जो रिसर्च है, जो फंड मैनेजर का कॉस्ट है, वो सारा तुम्हारे पॉकेट से जाएगा, एज ए इन्वेस्टर के पॉकेट से जाएगा। Okay. तो जितना भी तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट विल फॉर्म, उसका स्मॉल पोर्शन जाता है एज एन एक्सपेंस, व्हिच इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो, व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। जो भी मार्केटिंग एक्सपेंस है, जो भी फंड मैनेजर को पैसा पे करती है कंपनी, वो सारा इसमें इंक्लूड होता है। ओके। और ये हर साल जाता है, ये मतलब मंथली जाता है, कैसे जाता है? हाँ, तो ये तुम्हारा डेली एडजस्ट होता है एनएवी में से। Okay. ये डेली बेसिस पे तुम्हारे नेट एसेट वैल्यू में से एडजस्ट होता है। Okay. जो हमने बात किया था एनएवी में, एसेट माइनस लायबिलिटी, दिस विल फॉर्म द कंपोजिशन ऑफ अ लायबिलिटी। राइट। और म्यूचुअल फंड, आई एम श्योर लाइक वन ऑफ द एक्सपेंसेस वुड बी एएमसीज में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज, ऑफिसेज। एक जो और चीज है वो है एग्जिट लोड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट, जो कि इन्वेस्टर को जानना बहुत जरूरी है। तो एक जमाना हुआ करता था इंडिया में जब दो तरह के चार्जेस लगते थे इन्वेस्टर को। मतलब एक तो एक्सपेंस रेशियो हमने डिस्कस कर ही लिया, वो तो एक हो ही गया, जो कि एक तरह से तुम मान लो फंड मैनेजमेंट चार्ज इसको कह सकते हो समझने के लिए। लेकिन एक और तरह का चार्ज लगता था जो कि हम एंट्री और एग्जिट लोड जिसको कहते हैं। जिससे तुम शेयर खरीदते हो जब किसी नॉर्मल ब्रोकर के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदो, जैसे मान लो किसी डायरेक्ट आईसीआईसीआई डायरेक्ट से खरीदो, जब तुम शेयर बाय करते हो तो ब्रोकरेज लगता है, और जब शेयर सेल करते हो तो भी ब्रोकरेज लगता है। राइट, तो वो एंट्री लोड और एग्जिट लोड हो गया। इक्विवेलेंट, मतलब जैसे शेयर के इक्विवेलेंट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी था पहले कॉन्सेप्ट, जब तुम म्यूचुअल फंड में खरीदते थे तो एक सर्टेन अमाउंट चार्ज होता था जिसको एंट्री लोड कहते हैं, और जब सेल करते हो तो भी एक सर्टेन अमाउंट चार्ज होता है जिसको एग्जिट लोड कहते हैं। सेबी ने एंट्री लोड हटा दिया था 2008 में, तब से एंट्री लोड हट चुका है, अब सिर्फ एग्जिट लोड है। और एग्जिट लोड भी ऐसी चीज, तो एग्जिट लोड बेसिकली क्या है, जब तुम एग्जिट करते हो म्यूचुअल फंड से तो जो तुम्हें पैसे चार्ज करती है म्यूचुअल फंड एग्जिट करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी भी एग्जिट करोगे तो तुम्हें पैसे चार्ज होंगे। हर एक फंड का एग्जिट लोड का ड्यूरेशन अलग होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई लिक्विड फंड ले लो जो कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पार्किंग है, उसका एग्जिट लोड 7 दिन का होता है। मतलब तुम अगर 7 दिन के पहले पैसा निकालते हो तो तुम्हें वो चार्ज करेंगे। अब वो कितना चार्ज करेंगे वो भी अलग अलग फंड का अलग होता है। तो लेट्स से लिक्विड फंड का होता है एग्जिट लोड 7 डेज तक 0.001%। ओके, तो ये तो बहुत ही कम हो गया। नहीं, बहुत ही कम नहीं हुआ, क्योंकि लिक्विड फंड में बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 10 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़। और वो शॉर्ट टर्म पार्किंग करते थे पहले, मतलब 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। एक बहुत ही कॉमन टर्म है वीकेंड पार्किंग जिसको कहते हैं। फ्राइडे को इन्वेस्ट किया, मंडे को पैसा निकाल लिया, 2 दिन में पैसा आ जाएगा, चेक इशू कर दिया थर्ड पार्टी को, और तब तक 4 दिन का इंटरेस्ट कमा लिया। तो बेसिकली इस तरह के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में ड्राइव कर देते थे, उसको हैम्पर करने के लिए ये मतलब स्टेप लिया सेबी ने। खैर, तो ये एक कैटेगरी ऑफ फंड हो गया जिसमें 7 दिन का एग्जिट लोड है 0.001% लिक्विड फंड। इस तरह अलग अलग फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो है। फॉर एग्जांपल अगर कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है तो शायद 3 महीने का एक्सपेंस रेशियो, जैसे कुछ आर्बिट्राज फंड है उनका 3 महीने का एक्सपेंस रेशियो होता है 0.25%। कुछ डेट फंड होते हैं जिनका 1 साल तक एक्सपेंस रेशियो होता है 1% के आसपास, या इवन इक्विटी फंड होते हैं जिनका 1 साल का एक्सपेंस रेशियो होता है 1% के आसपास। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम 1 साल के पहले पैसा निकालोगे तो तुम्हें 1% चार्ज देना पड़ेगा। अब ये जो 1% है, ये किस चीज का 1% है? जो तुमने पैसे इन्वेस्ट करे उसका? नहीं, जो तुम्हारा करंट वैल्यू है उसका। ओके, राइट, जो तुम्हारे पैसे आउटस्टैंडिंग है उनके पास। इसको तुम ऐसे समझो कि जब तुम कोई फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 साल के लिए, और तुम बैंक के पास जाते हो, बोलते मुझे 6 महीने में फिक्स डिपॉजिट तोड़ देना है, तो बैंक तुम्हें प्री क्लोजर चार्जेस चार्ज करता है। राइट, इट इज सिमिलर टू दैट। लेकिन बैंक जो तुम्हें चार्ज करता है वो इंटरेस्ट पे चार्ज करता है। ये तुम्हारा ओवरऑल अमाउंट पे एक्सपेंस रेशियो जाता है। ये तो तुम्हारे असल पे और तुम्हारे ब्याज पे सब डाल लेते, पूरे पैसे पे तुम्हारा ये एग्जिट लोड लगेगा। ओके, तो बेसिकली द आइडिया है कि तुम लोग जल्दी से एग्जिट ना करें जब तक उनको कोई ज्यादा जरूरत ना हो, और वो टिके रहे। ये भी एक आइडिया, और दूसरा आइडिया ये भी है कि इन्वेस्टर इसलिए भी टिका रहे कि जो अलाइनमेंट है फंड का, जो ऑब्जेक्टिव है, उससे डेविएट ना हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर कोई स्मॉल कैप फंड है या मिड कैप फंड है जिसने लॉन्ग टर्म स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, और कई बार इन्वेस्टर थोड़े पैनिक की वजह से डर के निकाल लेते हैं पैसा, उसको भी रोकने के लिए एग्जिट लोड लगाया जाता है। ओके, बेसिकली थोड़ी वोलेटिलिटी कम हो जाती है फंड्स के लिए। और एक रीजन ये भी है, ये कई बार मिस सेलिंग को भी बचाने के लिए हेल्प करता है। मतलब जैसे मान लो अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे नहीं बताया गया एग्जिट लोड के बारे में, और मुझे पैसा निकालना था, तो मेरा लॉस हुआ, तो मैं रेगुलेटर के पास फिर से जा सकता हूँ, मतलब सेबी या जो भी ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म है वहां जा सकता हूँ, उसको कंप्लेंट रेज कर सकता हूँ। उसको बहुत ही सीरियसली देखा जाता है। तो जो तुम्हें एडवाइस भी कर रहा है उसको भी बताना जरूरी है कि हर एक फंड का एग्जिट लोड क्या है। और कुछ फंड ऐसे भी होते हैं जिनका एग्जिट लोड इस तरह से डिजाइन होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर तुमने 1 साल से पहले निकाला तो 3% चार्ज होगा, 2 साल के पहले निकाला तो 2% चार्ज होगा, 3 साल के पहले निकाला तो 1% चार्ज होगा, और उसके बाद कोई चार्ज नहीं। ये अलग अलग तरीके हैं बेसिकली। आई थिंक एक चीज थी टर्नओवर रेशियो, जो कि काफी रिलेटेड है। हाँ, टर्नओवर रेशियो का मतलब ये होता है कि लेट्स से तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, अब तुम्हारे 100 रुपए इन्वेस्ट किए हुए पैसे का कुछ शेयर खरीदेगा फंड मैनेजर, उस शेयर को रखा कुछ टाइम तक, ये जो भी शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, जो भी उसका कॉम्पोजिशन है, शेयर मार्केट, उस शेयर को रखा कुछ टाइम तक, फिर मान लो वो शेयर उसके रिसर्च के हिसाब से नहीं काम कर रहा है, या उनको लगता है अभी बेच देना चाहिए, या जो भी उनका कॉल होगा उस हिसाब से उस शेयर को उन्होंने बेच दिया। टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये मेजर करता है कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का कितना % ईयरली बाई सेल हुआ है।
तो लेट से अगर तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था और नेट बाई सेल तुम्हारे 100 रुपए का 50 रुपए वर्थ का एक शेयर उसने बाई सेल किया है फंड मैनेजर, तो 50% टर्नओवर रेशियो। ओके। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब बाइंग सेलिंग हो रहा है, ये टर्नओवर रेशियो बताता है। ओके, तो ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है? ये डिपेंड करता है। देखो, टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन ये हो सकता है कि फंड मैनेजर चेंज हुआ हो फंड, तो तुम काफी साल से इन्वेस्ट करते आ रहे हो बट कोई फंड मैनेजर मैनेज कर रहा था, ड्यू टू सम रीजन फंड मैनेजर चेंज, नया जो फंड मैनेजर आया उसने देखा कि यार जो पुराना इन्वेस्टमेंट स्टाइल था, जो स्टॉक्स थे वो सही नहीं थे या जो भी रीजन होगा, और उनका ये कहना है कि ये स्टॉक हमें खरीदना चाहिए, ये स्टॉक बेच देना चाहिए, इस वजह से भी तुम्हारा टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो सकता है। अगर टर्नओवर रेशियो ज्यादा है इसका मतलब ये भी है कि फंड जो है हेवली मैनेज्ड फंड है, मतलब बहुत ही एक्टिवली मैनेज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडेक्स फंड का टर्नओवर रेशियो बहुत कम होता है, राइट। जो इंडेक्स कोई मिमिक करता है तो वहां पे बाई सेल करने का कोई लॉजिक ही नहीं, मतलब अनलेस कोई फंड, कोई स्टॉक इंडेक्स से ना निकले, इंडेक्स से निकल जाए, हाँ वो तो अलग ही बात होगी, बट एज अ टेक्निकल कॉल नहीं ले सकता। राइट। और एक और इम्पोर्टेंस है फंड टर्नओवर रेशियो का, वो ये कि अगर ज्यादा टर्नओवर रेशियो हो रहा है तो तुम्हारा एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि ब्रोकरेज कॉस्ट है, ब्रोकरेज कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि जब भी बाई और सेल होगा स्टॉक्स, तो क्योंकि स्टॉक्स है तो किसी डीमैट अकाउंट में रखे रहे होंगे, तो वहां से जब भी बाई सेल हो रहा है तो उसका एक कॉस्ट होता है जो कि तुम्हारे एक्सपेंस रेशियो में ही ऐड होगा हमेशा। ओके। तो ये सारी यूटिलिटी है टर्नओवर रेशियो का। ये भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ये भी हम टेक्निकल में डिस्कस करेंगे जब भी करेंगे कि तुम कैसे डिफरेंट टेक्निकल पैरामीटर्स को कंबाइन करके एक फंड कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है डिसाइड कर सकते हो। ये भी वन ऑफ दोस पैरामीटर है। ओके। बट हाँ, ब्रॉडली बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए टर्नओवर रेशियो का यही मतलब होता है। कई बार टर्नओवर रेशियो का ये भी मतलब होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि फंड मैनेजर कॉन्फिडेंट नहीं है अपने कॉल को लेकर, मतलब उसने एक बार फंड कुछ खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक्स, वो अच्छा नहीं किया, फिर से उसने बेच दिया। ओके। फिर उसने कोई स्टॉक खरीदा, वो भी अच्छा नहीं किया, फिर उसने बेच दिया। राइट। तो ये भी कई बार हो सकता है। तो नॉर्मली कुछ ऐसे फंड हाउसेस रहे हैं पास्ट में, स्पेशली जहाँ पे रिसर्च उतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ, मोर और लेस यही सारे टर्म्स है। बाकी हम जैसे जैसे बाकी के पॉडकास्ट में टर्म्स कुछ इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो उस पर हम डिस्कशन करते ही जाएंगे। Thank you so much for all this information. I think there were a bunch of things that were news to me, despite investing in mutual funds for over like 6-7 years. I think at least got some clarity in a few more things. Next time, let's discuss more about mutual funds. Like, what are the types of mutual funds? What is SIP? What is SWP? Let's continue on the fundamentals a bit more, and then we can build upon more advanced topic or more current topic as time goes by. But just for readers in general, let's get a better idea of mutual fund fundamentals a bit more. I think we've covered it fairly decently, but I think it needs a little bit more finesse and more details to build a good base for everyone to understand. Right. Let's do that.